चलो गुड इवनिंग। कहां तक पढ़ा था? सिग्मा पाई लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे थे। कार्बन सब ऑक्साइड में सिग्मा पाई और लोन पेयर का रेशो कैलकुलेट किया था। कर लिया था सभी ने? तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना। इसमें भी रेशो ही फाइंड आउट करना है। इसके अंदर सिग्मा पाई और लोन पेयर तीनों का रेशो कैलकुलेट करना है। पहले कैलकुलेट तो कर। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, तो तू साइंटिस्ट है। हंस हो रहा है। टेंथ में ज्यादा ही मार्क्स आगे दिखते तेरे। स्ट्रक्चर में कर लिया तेने? कहाँ पे किया? स्ट्रक्चर बना लिया? जिसने केवीपी का, अच्छा केवीपी का फॉर्म किस किसने भरा? भरा है क्या ये? कहीं का? नहीं है क्या? मतलब फुल फॉर्म क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। हाँ, तो तुम्हें मतलब वैज्ञानिक बनना है? रिवीजन के लिए? अच्छा, चलो करा के सोल्व। कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर? 9 सिग्मा। 9 सिग्मा पाई और लोन पेयर। चलो चेक करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, राइट। 3 4, बातें नहीं बिल्कुल भी। 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो हो गए सिग्मा। पाई कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई, 4 पाई, 5 7 और 9, राइट। और अगर लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन ने सब जगह 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और 4 बॉन्ड बना रखे मतलब चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, तो लोन पेयर तो 0 होंगे। और अगर नाइट्रोजन के कैलकुलेट करते हैं तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 में से 3 तो कहां चले गए? बॉन्ड बनाने में। तो बचे कितना? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 4 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए? 4। ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ? 9:9:4। और अगर और सिंप्लीफाई करना है तो सबको 9 से डिवाइड कर दो। तो 1:1:4/9। देखो ये क्वेश्चन को अपन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसी में ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ होता है आपको 1:1:4/9, 1:1:2 या 2:2:1, तो एक बार को ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। बात आ रही है समझ में? 4/9, लेकिन रेशो क्या बैठ रहा है? 1:1:4/9। तो जो रेशो बैठ रहा है प्रॉपर, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। जान करके इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? टफ कर रहे हैं। टफ किस सेंस में? लैंग्वेज के सेंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। सिग्मा पाई लोन पे तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है।
आ गया आंसर? चलो कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 राइट, 5 6 7 8, तो सिग्मा तो हो गए 8। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो पाई कितने हो गए 8। और अगर लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो कार्बन के पास तो नहीं होंगे, केवल किसके पास होंगे, नाइट्रोजन। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर एंड 4 लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए 4। और अगर रेशो वाइज कैलकुलेट करते हैं तो 2:1। बात आई समझ में? पक्का? और बात समझ में आई तो बेंजीन का नाम सुना है, C6H6, वेरी गुड। C6H6 के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने, ओनली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर बनो तो ऐसे शर्मा के क्यों बोल रहा है यार? रेशो नहीं, केवल डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। हम्म, 12 सिग्मा 3 पाई या 6 सिग्मा 3 पाई? हाँ, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एच तो मैंने डायरेक्टली लिख दिए थे, अगर मैं एच ऐसे बना देता तो फिर सभी सोल्व कर लेते। वैसे तो कर लिया होगा सभी ने। तो मैं यहां से H रिमूव करके H नॉर्मल बॉन्ड की तरह बना देता हूं। लाइक यहां पर मैंने H लगा दिया, H लगा दिया, और सब जगह H लगाने के बाद में अब बिल्कुल कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, आप कैलकुलेट करते तो 1 2 3 4 5 6 राइट, 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो हो गए सिग्मा, और पाई कितने, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो पाई कितने हो गए 3। क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? तो एक क्वेश्चन करो, और थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज पढ़ना, मैंने पहले ही बोल दिया है लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी में मत करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT 2015। क्या मॉड्यूल में करेगा? पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 45। फोर किस किस का आया और 8 किस किस का आया? तो एक का 4 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, राइट, जबकि आता दोनों को ही है, आता दोनों को ही है। अब जिसका 4 आ रहा है एक बार लैंग्वेज पढ़े। पहले तो 4 आ रहा था, ऐसे ही पहले 4 फिर 8, ऐसे थोड़ी होता है। पहले भी समझाया था कि एग्जाम में कोई चॉइस नहीं होती, और ये भी बोल दिया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़े। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां ये थोड़ी ना बोलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े, ठीक है? तो अगर एग्जाम में आएगा तो 90% केस में क्या होगा, रॉन्ग ही होगा, जबकि क्वेश्चन सबको ही आता है, इतने सारे क्वेश्चंस किए, उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको बोला है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है यहां पर, 1 2 3 4, और 4 पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए, तो 4 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 8। बात आई समझ में? तो इसी वजह से मैं क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था कि आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चल सके, ठीक है? क्योंकि क्या है कि ये सिग्मा पाई अगर सिंपली पूछता है
तो सिंपली कौन पूछने बैठेगा सिग्मा पाई कितने होते हैं? बात आ रही है समझ में? तो वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके ही पूछेगा, कॉम्प्लिकेट बना के पूछेगा। मतलब क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन लैंग्वेज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये ऐसा रेशो आ रहा है, अब ऐसा रेशो आ रहा है, एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा नजर आया, तो एक बार को आप सोचोगे अरे ये तो कैसे होगा यार, रेशो तो सिंप्लीफाई होता है, तो होता है, लेकिन ऐसा रेशो आया तो है। बात आ रही है समझ में? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़े, स्पेशली कब, जब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इससे। और अब लगता है कि सब कैलकुलेट कर लोगे, कर लोगे? तो फिर आगे बढ़ते हैं वीबीटी के अंदर। सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? ऑलवेज या कभी कभी? तो वो एप्लीकेशन अब यहां पे काम में आएगी। डायमंड पॉइंट्स तो दूसरे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपने 3 थ्योरीज पढ़ी थी। फर्स्ट पढ़ी थी लुईस ऑक्टेट थ्योरी, सेकंड अपन पढ़ रहे हैं वीबीटी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? कि वो जैसे ये बोलता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो तो स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल होगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम वीबीटी पढ़ रहे हैं। तो वीबीटी में सबसे पहले हमने देखा कि वीबीटी की बेसिक जो है वो क्या है कि ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ना कि एटम्स। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो हमने देखा कि कहीं पर सिग्मा बन रहा है, कहीं पर पाई बन रहा है, कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। और अगर ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो कौन सा ऑर्बिटल वीक होगा, कौन सा ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा? आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो एसएस, मैंने बोला एसएस कॉम्बिनेशन है, एसपी कॉम्बिनेशन है, पीपी कॉम्बिनेशन है, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? अगर हमें यह मालूम चल गया कि तीनों में ये वाला कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बनने वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो वीबीटी पढ़ने का अपना मेन टारगेट यही है कि जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है उस कॉम्बिनेशन के अंदर हमें देखना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो समझना ध्यान से। जैसे एक टर्म होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो ऑर्बिटल है ना, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं तो मान लो कि ये इतना सही एक्सटेंट है, बॉन्ड वीक है, थोड़ा आगे बढ़े, एक्सटेंड बढ़ा, यानी बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, फिर और आगे बढ़े और स्ट्रांग हुआ, फिर और आगे बढ़े और फिर और आगे बढ़े, एकदम स्ट्रांग हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, जहां पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। इसी के बेस पर तो हमने बोला था कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के अंदर ज्यादा होता है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, किससे? पाई बॉन्ड से। तो वही बात हम आज वापस से बोल रहे हैं, क्या कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा बनने वाला बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बात आई क्या समझ में? पक्का? इस लाइन में कोई डाउट है? अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को? तो फर्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है वो होता है नंबर ऑफ शेल्स। इस फैक्टर से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने पर एटम का साइज इंक्रीज होता है।
पक्का। और एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बनने वाला बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक होगा। पक्का। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली या डायरेक्टली? तो नंबर ऑफ शेल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब कंपैरिजन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि 1s 1s कॉम्बिनेशन है ना, 2s 2s कॉम्बिनेशन है और 3s 3s कॉम्बिनेशन है। आपसे पूछा है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहां पर है? तो आप क्या बोलोगे कि सबके अंदर शेल नंबर डिफरेंट है, यहां पर 1 1, यहां पर 2 2, यहां पर 3 3, यानी सबके अंदर शेल नंबर, और शेल नंबर डिफरेंट है, तो जहां पर शेल नंबर कम होंगे वहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड 1s 1s, देन 2s 2s, और लास्ट में 3s 3s। बात आई समझ में? अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहां पे लिखा HF HCl HBr HI, ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर यहां पे आप देखते हो और आपसे पूछा जाए कि HF में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, चलो देखना HF में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। जैसे हाइड्रोजन है ना, और फ्लोरीन है, ये दोनों एटम है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5, राइट। 1s1 होता है तो मैंने 1s का ऑर्बिटल बना दिया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 2s का मैंने ऑर्बिटल बना दिया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और p के भी ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 4 5। अब आपको मालूम है कौन से ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? जिनके अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा या अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इधर तो 1s है, इधर कौन है? इधर तो 1s है, और इधर कौन है? पक्का? श्योर। तो यहां पर ये तो 1s हो गया और इसके साथ कौन कंबाइन हुआ? 2p। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे? 1s 2p। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए कि मैं H2 का एग्जांपल लेता हूं, H2। अब H2 के अंदर आपको मालूम है कि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास 1s1, इसके पास भी 1s1, इसके पास एक ऑर्बिटल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन अपोजिट है, दोनों हाफ फील्ड है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन हो जाएंगे, ओवरलैप कर लेंगे, और ओवरलैप कर लेंगे तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा? 1s 1s। हम्म हम्म ये रहा ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना। पी ऑर्बिटल ही तो हाफ फील्ड है, मैंने सब शेल नहीं बोला। You know difference between subshell and orbital? What is the subshell and what is the orbital? हाँ, तीनों को मिला के बोलेंगे। और पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल, अरे बोलना, तूने बोला ना यस सर आई नो द डिफरेंस बिटवीन सबशेल एंड ऑर्बिटल। क्या? चलो, ये मालूम चल गया कि किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। कोई भी कंपाउंड अपने सामने आए तो हम मालूम कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली भी मालूम करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कि जैसे हाइड्रोजन है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से ब्लॉक में आता है तो आप बोलोगे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। फ्लोरीन पी ब्लॉक में, तो डायरेक्ट बोल दो एसपी ओवरलैपिंग। ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लो उनका, जो भी आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन? बोलो यस सर। और ब्लॉक आइडेंटिफाई करके और आप बोल दो डायरेक्टली कि अगर एस ब्लॉक का है तो एस, पी ब्लॉक का है तो पी, यानी एसपी कॉम्बिनेशन। क्लियर? पक्का? शेल का नंबर तो डायरेक्टली हो जाएगा। देख अभी ये तो मालूम चल गया ना कि 1s, और ये फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड में। और ब्लॉक कौन सा? तो 1s 2p, सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक। क्लोरीन 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड वीक, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो सबके अंदर 1s तो कॉमन है,
और 2p 3p 4p 5p यानी नंबर ऑफ शेल्स अलग है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड बिकम्स, और बॉन्ड बिकम्स वीक तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? HF, HCl, HBr, लास्ट में HI। बात आई? एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम। आपसे पूछा है इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कार्बन कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, तो कार्बन कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। ये कार्बन भी पी ब्लॉक में। और कौन सा पीरियड कार्बन के लिए? कौन सा पीरियड? सेकंड। सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे? 2p 2p। आई बात समझ में? सिलिकॉन के लिए 3p 3p और 4p 4p। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल है जर्मेनियम के अंदर, इस वजह से ये बॉन्ड कैसा होगा? सबसे वीक। तो इस ऑर्डर क्या होगा? कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और लास्ट में जर्मेनियम जर्मेनियम। क्लियर? कोई डाउट? तो ये दोनों, मतलब ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद ये लिख लो नंबर ऑफ शेल। बोर्ड थोड़ा छोटा है। किसमें है? फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, तो पाई बॉन्ड्स तो 4 होंगे और 1 बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई उसका आंसर 8 आया। हाँ बोलो, बस आ रहे हैं उस पे। अभी तो एक ही फैक्टर हुआ है, अभी एक और फैक्टर है। जैसे तुमने पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव पढ़ा था ना चाहते हुए भी सब जगह आ जाता था। और इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इससे जस्ट या तो आज ही शुरू हो जाएगा या फिर नेक्स्ट टर्न पे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है कि सब जगह एंटर होगा, लास्ट तक होगा, पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब तक। 2 महीने पूरी इनऑर्गेनिक में। इतना खतरनाक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। चलता तो ज्यादा नहीं है वो, मतलब अगर ओवरऑल बात करें ना तो वो 5-6 लेक्चर खाता है। हाइब्रिडाइजेशन में शेप भी आता है मॉलिक्यूल का, CH4 का कैसा होता है, PCl5 का कैसा होता है, वाटर का कैसा होता है, इन सब के शेप आते हैं। तो 2 दिन तो वो शेप में चले जाते हैं टेबल में, एक दिन हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है पूरा, एक दिन हाइब्रिडाइजेशन के शेप में चला जाता है, फिर एक दिन उनके क्वेश्चंस करने में चला जाता है। जब मेरी क्लास रहती है लास्ट में तब चले जाते हैं इधर के, या फिर खाली रहता है?
एक तो पता चला कि भाई इनऑर्गेनिक की क्लास है, चलो निकल लेते हैं। चलो कहां तक लिखा? इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, थोड़ा आइडिया रहे कि अगर पूछ ही ले कोई किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। चलो हो गया होगा अब तो। अभी कौन सा टेस्ट है? पहले वाले टेस्ट में क्या तीर मारा तेने? 1 महीने पहले सिलेबस बताने के बाद भी। अभी टेस्ट में काफी टाइम है, तो जब टेस्ट आएगा उसके पहले डिस्कस करेंगे अपन। चलो इधर देखना आप ध्यान से। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, और सेकंड फैक्टर हमें कब यूज में लेना है? जब नंबर ऑफ शेल्स कैसे हो? सेम हो। इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, जब नंबर ऑफ शेल्स सेम हो तो हमें सेकंड फैक्टर के ऊपर आना है, और सेकंड फैक्टर का नाम होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर। सेकंड फैक्टर का नाम क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। अब डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए एस और पी, इन दोनों में डायरेक्शनल कैरेक्टर किस में ज्यादा है? पी में। पी में, क्योंकि एस तो नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शन लेस है, और पी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अगर मैं बोलता हूं कि एस और पी में किसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है, तो दोनों में से किसमें ज्यादा है? पी में। ये इनके बीच में डायरेक्शनल कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। अब ये डायरेक्शनल कैरेक्टर किस तरीके से इफेक्ट करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को समझना। जैसे मान लो एक तो है एस ऑर्बिटल, एक है पी ऑर्बिटल, है ना। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ये दोनों आपस में कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं। अब दोनों कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं तो ये क्या करेगा? पी इसको पेनेट्रेट करेगा। पेनेट्रेट पेनेट्रेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसको इसके साथ में कंबाइन होना है तो इस पी ऑर्बिटल को एस को पेनेट्रेट करना पड़ेगा, और पेनेट्रेट करेगा तभी इसके साथ में क्या हो पाएगा? कंबाइन हो पाएगा। अब ये पेनेट्रेशन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मेरी बात आई समझ में आपको? चलो इसको थोड़ा सा अपन विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। पेन देना 1 मिनट। आपने एरो देखा है? एरो अब एरो के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि एरो बना हुआ है ऐसे, तो एरो बोलता है कि आपको लेफ्ट साइड टर्न लेना है। ऐसे बना हुआ है, मतलब ऐसे बना हुआ है तो लेफ्ट साइड टर्न लेना है, ऐसे चल रहा हूं मैं, और ऐसे बोलता है तो राइट साइड टर्न लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए एरो में डायरेक्शनल कैरेक्टर किस साइड ज्यादा होता है? पॉइंटेड साइड। पॉइंटेड साइड। अब पॉइंटेड साइड डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है, और अगर आपसे पूछा जाए इस पेन में डायरेक्शनल कैरेक्टर किस साइड ज्यादा है? इस पॉइंट की साइड। अब अगर हम इसको ओवरलैप करवाते हैं, क्या करवाते हैं? तो मैंने सबसे पहले इधर से ओवरलैप करवाया और जोर से प्रेशर लगाया। नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा। तेरे ज्यादा बढ़िया देखा ना, गदगद है। इधर देखो, हमने जोर से प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने के बाद में आपको मालूम है कि हो सकता है जोर से प्रेशर लगाया तो ये पॉइंट जो है इस फिंगर को पेनिट्रेट कर जाए, हो सकता है क्रॉस कर जाए, राइट। और अगर इधर से प्रेशर लगाया तो इधर से प्रेशर लगाने पर मैक्सिमम इतनी ही ओवरलैपिंग हो सकती है ना। मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और इधर से लगाए तो इधर से लगाने पर हो सकता है फिंगर को क्रॉस कर जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां पर ज्यादा होगी,
पॉइंटेड साइड पे, और पॉइंटेड साइड पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, हो सकता है ये फिंगर को क्रॉस कर जाए और वापस से इसको ब्रेक करना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इधर से आपने ओवरलैपिंग करवाई तो मैक्सिमम इतनी हो पा रही है, फटाफट से निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिधर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा उधर बनने वाला बॉन्ड, जिधर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा उधर बनने वाला बॉन्ड, पक्का? तो अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? तो डायरेक्शनल कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और ये फैक्टर आपको कब यूज में लेना है, जब शेल सेम हो। चलो देखते हैं कैसे यूज में लेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2s राइट, 2s 2p एंड 2p 2p। क्या सभी के अंदर शेल नंबर सेम है? 2 2 2 2 2 2। गर्दन मस्त चलाता है तो चलो, सबके अंदर शेल नंबर सेम है, और शेल नंबर सेम है तो हम इससे पहले वाला फैक्टर तो यूज में नहीं ले पाएंगे, तो हमें सेकंड फैक्टर पे आना पड़ेगा, और सेकंड फैक्टर का नाम है डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो आपको यहां पर ये देखना है कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल किस कॉम्बिनेशन में ज्यादा है, राइट? यहां पर एस और एस दोनों नॉन डायरेक्शनल, एस और पी एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, पी और पी दोनों डायरेक्शनल। तो जहां पर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, 2p 2p 2s 2p और लास्ट में 2s 2s। बात आई समझ में? अब फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ शेल, सेकंड फैक्टर डायरेक्शनल कैरेक्टर, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखना इधर ध्यान से। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1s 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 2p 2s 2s 2p 2p। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नंबर ऑफ शेल को देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर ऑफ शेल को देनी है। जब नंबर ऑफ शेल सेम होंगे तब फिर आपको किस पे आना है, डायरेक्शनल कैरेक्टर पे, फर्स्ट प्रायोरिटी। और नंबर ऑफ शेल सेम होंगे तो डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। चलो इसके अंदर चेक करते हैं। यहां पर 1 1, यहां पर 1 2, यहां पर 2 2 2 2। सबसे कम शेल नंबर किसमें है, 1 1 में। और 1 1 में सबसे कम शेल नंबर है, तो 1 1 में शेल नंबर सबसे कम है, फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर ऑफ शेल को देनी है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होगा, 1s 1s, राइट? अब बाकी तीनों में कंपेयर करेंगे तो 1s 2p, यहां पे 2 2, वहां पे 2 2, यानी इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो शेल नंबर 1s 2p में कम है। आ रही है बात समझ में? यानी सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, 1s 2p, राइट? अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में 2s 2s 2p 2p दोनों के अंदर शेल नंबर, और शेल नंबर सेम है तो फिर कौन सा फैक्टर, और डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, पीपी या एसएस, पीपी। तो 2p 2p इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2s 2s। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2p 2p एक्सियल, ठीक है, और इधर मैंने लिखा 2p 2p कोलेटरल। आप दोनों ओवरलैपिंग तो सेम ही है। आपसे पूछा जाए कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग, एक्सियल वाला कोलेटरल वाला, क्यों? यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, कोलेटरल है तो पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन, यानी 2p 2p एक्सियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2p 2p कोलेटरल। ये जैसे मैंने यहां पे मेंशन करा 2p 2p कोलेटरल, हो सकता है ये इस तरीके से भी दे दिया जाए 2p पाई 2p पाई। इसका मतलब भी यही होगा कि 2p 2p के कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड बन रहा है, 2p पाई 2p पाई, 2p 2p के कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे दे तब भी वही बात है, ऐसे दे तब भी वही बात है। चलो नेक्स्ट, 2p 2p कोलेटरल, ठीक है,
और 5p एक्सियल। टोपी टोपी के कितने फेवर में? टोपी टोपी के ज्यादा या कम? ज्यादा। और बाकी सब 5p। अभी ऊपर हमने लाइन बोली है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को लेने का बेसिक पर्पस अपना इतना सही था कि कभी भी कंपैरिजन करना हो सिग्मा और पाई बॉन्ड में तो कोई रूल नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये लाइन लिख के आ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो कोई सा भी पाई बॉन्ड हो, चाहे 2p वाला हो, और कोई सा भी सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे 5p वाला हो, चाहे 6p वाला हो, चाहे 7p वाला हो, कोई सा भी पाई बॉन्ड हो, कोई सा भी सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर ही होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए और सिग्मा और पाई का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ भी नहीं देखना, ना तो शेल नंबर देखना, ना ही डायरेक्शनल कैरेक्टर देखना, डायरेक्ट बोलना है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। तो 2p कोलेटरल में बना है पाई बॉन्ड, 5p एक्सियल में बना है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन, यानी 5p इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2p कोलेटरल। आता ही समझ में? पक्का? तो एक और एग्जांपल, 2p पाई 2p पाई। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आपको यह बात मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है? और आप ये मान के चलिए, वैल्यू बेस अपन बात कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड 5 to 10 टाइम्स 5 to 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड 5 to 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है? अब जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, 2p पाई और 3p पाई, इन दोनों में बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? 2p पाई पक्का? क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों क्या है? पाई है। दोनों क्या है? पाई है। और दोनों पाई है तो कंपैरिजन किसके बेस पर करोगे? शेल के बेस पर। और शेल के बेस पे कंपैरिजन करोगे तो दो वाले के बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक? कहने का मतलब यह है कि पाई बॉन्ड तो वीक होता है, वीक होता है। तो 2p पाई और 3p पाई में 3p पाई वीक होगा, वीक होगा, और ये बहुत ही ज्यादा वीक होगा। वीक ये भी है, वीक, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, वीक होता है। तो 2p पाई भी वीक है, लेकिन 3p पाई तो और ज्यादा वीक होगा। बात आई समझ में? पक्का? इसको अपन आगे यूज में लेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहां तक लिखो। यहां तक कोई डाउट? चलो यहां तक लिखो। कौन से सिग्मा? तो वो हो गया ना कंपैरिजन ऊपर वाला। सिग्मा हो गया तब भी वैसे ही होगा। शेल नंबर देखो, डायरेक्शनल कैरेक्टर देखो। पेन कहाँ होते हैं यार? पेन कहाँ होते हैं? अभी मैंने बोला ना वैल्यू बेस्ड होते हैं, ऐसे पता चलता है। चलो डन।
एसएस शेल में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, वो अपने को ऐसा लगता है कि एसएस शेल में मैक्सिमम एरिया है ओवरलैप के लिए, क्योंकि हम एसएस ऑर्बिटल को बड़ा बड़ा बनाते हैं, जबकि एस ऑर्बिटल कंपैरेटिवली स्मॉल होता है पी ऑर्बिटल से, तो ओवरलैपिंग का जो एरिया होगा वो भी कम ही होगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। बातें नहीं, N2 is exist, N2 is exist in the form of N triple bond N, बातें नहीं, N2 is exist in the form of N triple bond N, but P2 doesn't exist in the form of P triple bond P. Why? क्वेश्चन की लैंग्वेज आई समझ में? N2 तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनाता। ठीक, एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझना बिल्कुल ध्यान से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखना इधर ध्यान से। जैसे हमने बोला है कि N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई कैसे हो रहा है? अगर आपसे पूछा जाए N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अब मैं यहां पर जो बात करूंगा वो पाई की ही बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? क्यों करूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आता है, तो हम बोलेंगे सेकंड पीरियड में। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में, यानी कि 2p, और इस नाइट्रोजन का भी 2p, राइट। और यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बना है, तो पाई बॉन्ड बना है, तो इस पाई बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? इस पाई बॉन्ड को हम नाम देंगे 2p पाई, 2p पाई। जैसे हमने वहां पर अभी क्या बोला था कि 2p कोलेट्रल, इसको हमने क्या बोला? 2p पाई, 2p पाई। तो ये 2p पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि p और p के कॉम्बिनेशन से कोलेट्रल ओवरलैपिंग हुई है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां पर मैं लिखता हूं P ट्रिपल बॉन्ड P, 1 सिग्मा 2 पाई। फॉस्फोरस कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। ये भी 3p, ये भी 3p, और ये हो गया 3p पाई, ये हो गया 3p पाई, राइट। अब अगर आप N2 का फॉर्मेशन करते हो, तो N2 के फॉर्मेशन के अंदर आपको सिग्मा भी बनाना पड़ेगा, पाई भी बनाना पड़ेगा, तब जाके ही N2 का फॉर्मेशन होगा, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N बन पाएगा। इसी तरीके से अगर आपको P2 का फॉर्मेशन करना है, तो P2 के अंदर भी सिग्मा भी बनाना पड़ेगा और पाई भी बनाना पड़ेगा। अब हमें यह बात तो मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड तो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड तो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। मेन बात है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है और यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है, तो यहां पर तो जो ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बना है वो बना है 2p पाई। यहां पर ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है वो बना है 3p पाई। अभी हमने बोला कि पाई बॉन्ड तो होता तो कैसा है? वीक। कैसा होता है? और वीक होता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे और वीक होता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब जैसा नाइट्रोजन होगा वैसी प्रॉपर्टी फॉस्फोरस शो करेगा, और वैसी प्रॉपर्टी आर्सेनिक शो करेगा। तो अगर मैंने यहां पे लिखा आर्सेनिक ट्रिपल बॉन्ड आर्सेनिक, तो यहां पर किस टाइप का? 4p पाई, 4p पाई। बात आई समझ में?
अब कहने का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि अगर आपको पी ट्रिपल बॉन्ड पी का फॉर्मेशन करना है तो इसके फॉर्मेशन के लिए जो पाई बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और अभी हमने क्या बोला कि 2p और 3p में कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग? 2p स्ट्रॉन्ग, 2p पाई स्ट्रॉन्ग, 3p पाई वीक। और ये 3p पाई इतना ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा वीक होता है कि 3p पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाता। और बन ही नहीं पाता तो इस वजह से पी ट्रिपल बॉन्ड पी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मैंने जो आपको लैंग्वेज समझाई है, इस लैंग्वेज में मेरा फोकस कौन से बॉन्ड पे है? पाई बॉन्ड पे। मैंने ये नहीं बोला है कि सिग्मा, मैंने केवल किसकी बात करी है? पाई की। क्योंकि अगर आपको पी ट्रिपल बॉन्ड पी बनाना है तो एक तो सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। तो बनने वाला जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, बनने वाला जो पाई बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, और वीक है तो इस वजह से वो बॉन्ड बना ही नहीं है। मेरी लैंग्वेज आई समझ में? पक्का? अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में N ट्रिपल बॉन्ड N बना लेता है लेकिन फॉस्फोरस P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बना रहा, आप क्या बोलोगे आंसर? ड्यू टू वेरी वीक 3p पाई बॉन्ड, राइट? अब अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। किस फॉर्म में? P4। अब P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो अगर मैं P4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो P4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये PP अटैच हो गए, ये दोनों PB अटैच हो गए सिंगल बॉन्ड से, और ये दोनों PB कैसे अटैच हो गए? सिंगल बॉन्ड से। मतलब इस तरीके से होगा P P P P और P, है ना? 4P हो गए। ये वाले P ऐसे अटैच हो गए, ये वाले P ऐसे अटैच हो गए। ठीक। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये P4 की फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर गया लेकिन P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया? क्योंकि सारे बॉन्ड कौन से बने हैं? सिग्मा बॉन्ड बने हैं, और सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो तो बन सकता है, लेकिन बात किसकी है? पाई बॉन्ड की। तो हमने बार बार फोकस इसी बात पे किया है कि बनने वाला पाई बॉन्ड वीक होगा, इस वजह से पी ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन सकता है। अब सिग्मा बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जैसे मान लो I2 है, I2 है ना? अब I2 है तो आयोडीन और आयोडीन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये 5p और ये 5p, तो फिफ्थ पीरियड का भी स्टेबल है, फिफ्थ पीरियड का भी स्टेबल है। तो ये तो कौन से पीरियड का है? थर्ड थर्ड थर्ड। बात आई समझ में? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? तो रीजन क्या लिखूं? बिकॉज बिकॉज ऑफ द वीक वीक 3p पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? अच्छा, अगर 3p पाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 4 का तो कोई चांस ही, तो इसका मतलब आर्सेनिक भी एग्जिस्ट नहीं करता है एएस ट्रिपल बॉन्ड एएस की फॉर्म में। क्लियर है क्वेश्चन? ये लिख लिया क्या? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। हाँ, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड तो नाइट्रोजन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा बॉन्ड तो नाइट्रोजन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, शेल नंबर कम है। लिख लिया क्या? लिख रहे हो? इसको लिखने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, और फिर इसका आंसर भी लिखना तुम्हें।
ज्यादा ही आएंगे, हैंड राइटिंग के भी तो आएंगे 5। हाँ वही तो। लिखा रीजन। यार तू क्या बातें करने में रहता है रे? तू अकेला ही मुस्कुराता रहता है क्या फिर? अभी तो मुस्कुरा नहीं रहा था, हंस नहीं रहा था तो अभी। अभी अकेला इधर बैठ के मुस्कुरा रहा है। क्या गम है जिसको, क्या गम है जिसको छुपा रहा है? चलो, इसलिए मुस्कुराता रहता है। चलो, लिख लिया आंसर? हाँ एग्जैक्टली सेम होगा, है ना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होगी? कौन सी ओवरलैपिंग होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर? ओ डबल बॉन्ड ओ। अब 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 अभी अकेले से बातें कर रहा था। सेहत के लिए अच्छा होता है, अकेले मुस्कुराओ, बहुत अच्छा होता है। अकेले बातें, अब बातें भी अकेले कर रहा था। अब ये किसकी पहचान होती है पता है? अकेले बातें करना, अकेले मुस्कुराना। क्या ये टेबले क्या बजाते हो? है? ये कोई संसद भवन है क्या जो कोई हर कोई टेबले बजा रहा है? अब ये तालियां बजाने लग गए। कंफर्म कर लो। ताली बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो तो तालियां कौन बजाता है? चलो इधर देखो, अब बिल्कुल बातें रही। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 सिग्मा 1 पाई, कौन सा पाई बॉन्ड? 2p पाई, 2p पाई। सल्फर में 3p पाई 3p पाई। S2 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू वीक ओवरलैपिंग ऑफ, वीक ओवरलैपिंग ऑफ 3p पाई 3p पाई, राइट? अब अगर सल्फर की अपन बात करें तो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 की फॉर्म में। और S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो S8 का शेप होता है क्राउन शेप। कौन सा शेप? और क्राउन शेप होता है तो S8 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट किया? देखते हैं। ऐसा बनेगा सल्फर S8 और ये हो गया क्राउन, और यहां पर जो भी बॉन्ड बने हैं सभी के सभी बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है। सभी के सभी बॉन्ड कौन से? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो कोई सा भी हो स्ट्रॉन्ग होगा, और सल्फर इसी वजह से एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस P4 में, सल्फर एसिड में। चलो डन। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन ड्रॉबैक ऑफ पीपीटी। ध्यान, लिख रहा है अभी क्या? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ।
क्राउन ऐसा ही तो होता है, ताज। अब वो ताज तो यार शेप तो अलग अलग हो सकता है, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इसको उठा के सर पे रख लो तो ये पूरा का पूरा ताज हो जाता है। अब मिस यूनिवर्स पहनेगी तो अलग ताज होगा, मिस वर्ल्ड पहनेगी तो वो अलग ताज होगा। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। यहां तक वीबीटी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी अपन पढ़ रहे हैं और उस ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी से ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, एकदम कान खुले हुए होने चाहिए और सारी बातें बिल्कुल दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान आपका व्हाइट बोर्ड पे रहेगा और कहीं पर भी नहीं रहेगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि जैसे पीरियोडिक टेबल में बार बार कौन आता था, जेड इफेक्टिव, वैसे ही इस पूरे की पूरी बाकी बची हुई इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, और ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। एक भी वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वो मिस नहीं होना चाहिए। और एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ तो ऐसा समझ में आएगा कि कभी नहीं भूलोगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइम कितना भी लग सकता है, टाइम कितना भी लग सकता है, बस इधर ही ध्यान रहना चाहिए। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इतनी सारी वीबीटी पढ़ ली, वीबीटी पढ़ने के बाद में इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं, और इस ड्रॉबैक को पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की, वो सब यहां से क्लियर होगा। मैं भी पानी पी के रेडी हो जाता हूं। जैसे हमें CH4 का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। CH4 का फॉर्मेशन करना है तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2, राइट। 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 और p के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 एंड 2, ठीक है। अगर आपको CH4 का फॉर्मेशन करना है तो CH4 के फॉर्मेशन के अंदर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, साइड एटम कितने अटैच है 4, यानी कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड के लिए कितने अनपेड चाहिए, 4, और 4 अनपेड कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2s से एक्साइट होके किसमें चला जाएगा, 2p के अंदर, राइट। 4 अनपेड हो गए, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। साइड एटम है हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम तो कौन है, कार्बन, साइड एटम है हाइड्रोजन। साइड एटम हाइड्रोजन है तो मैंने यहां पे लिखा एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है टोटल, 4, तो 4 हाइड्रोजन मैंने यहां पर बना दिए। MnR4 शशांक डगर, क्या चलो मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बना दिए। अब 4 हाइड्रोजन बनाने के बाद में हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 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 1s1, राइट। हाइड्रोजन के पास में, सबके पास में एक एक ऑर्बिटल होगा, और एक एक ऑर्बिटल होगा, और एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात। अब यहां पर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना है तो ऑर्बिटल्स को कंबाइन कब कर पाएंगे, जब उनके अंदर हाफ फिल्ड होंगे, मतलब एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इन चारों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहां पर ये जो 4 हाइड्रोजन है, इन 4 हाइड्रोजन में भी एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट है, और दोनों का स्पिन अपोजिट है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, सारी कंडीशन कंप्लीटली फुलफिल हो रही है। अब ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी,
ये वाला हाइड्रोजन मान लेते हैं कि इसके साथ ओवरलैप कर लेता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेता है, राइट। अब ये इस टाइप से ओवरलैपिंग हुई, तो इन ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे? इसका तो हो गया 1s, इसका हो गया 2s, तो इस ओवरलैपिंग का नाम 1s 2s, राइट। इसका नाम 1s 2p, इसका 1s 2p और इसका भी 1s 2p। क्लियर है? यानी कंक्लूजन क्या निकला कि यहां पर तीन ओवरलैपिंग तो सेम है, दैट इज 1s 2p 1s 2p 1s 2p, बट वन ओवरलैपिंग इज डिफरेंट, 1s 2s, राइट। अब क्या होता है कि जब CH4, हम पर्टिकुलर किस मॉलिक्यूल के लिए पढ़ रहे हैं? CH4 के लिए। जब CH4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा गया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर का जो CH4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 CH बॉन्ड है, 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH, 4 CH बॉन्ड है, और ये चारों के चारों जो CH बॉन्ड है, इन सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। इन सभी CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम है। अगर बॉन्ड लेंथ सेम है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? सेम होगी। बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, और इनके बीच में ये जो एंगल बना है, ये एंगल भी कैसा है? सेम है। ये एंगल भी कैसा है? सेम है। और ये एंगल भी सेम है, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है टेट्राहेड्रल। क्या नाम दिया गया है? टेट्राहेड्रल। तो अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जो स्ट्रक्चर एक रिसर्च के बाद में सामने आया है कि CH4 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, और उसके अंदर सारे CH बॉन्ड इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जो स्ट्रक्चर रिसर्च से आया है, उस स्ट्रक्चर को तो हम झूठ नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर रिसर्च से आया है, जो प्रूफ है, उसी स्ट्रक्चर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी कि अगर सारे CH बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आपको यही कंसीडर करना पड़ेगा कि सारी CH बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर सामने वो एकदम एग्जैक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम प्रूफ है। बात आई समझ में? अब अगर आप VBT से अप्रोच करते हो, तो VBT से अप्रोच करते हो तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 1s2p 1s2p 1s2p, यहां पर क्या है? 1s2s, यानी कि तीन तो कैसे हैं और एक कैसा है? तो अगर VBT के अकॉर्डिंग हम CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो तीन बॉन्ड लेंथ तो और एक बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, जबकि ओरिजिनल एक्चुअल स्ट्रक्चर में सारी बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम है। बात आई समझ में? पक्का? VBT के अकॉर्डिंग तीन सेम है, एक डिफरेंट है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर में चारों बॉन्ड लेंथ सेम है। ठीक है, तो अगर चारों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि CH4 में भाई चारों बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो गई, इसको तो हम VBT से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और अगर चारों बॉन्ड लेंथ को हमें एक्सप्लेन करना है कि चारों बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो गई, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है? पक्का? अब सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं हाइब्रिड स्पीशीज है या हाइब्रिड मॉडल है, आजकल बहुत चल रहा है ये टर्म, है ना। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट स्पीशीज को, घड़ी देखी फिर तेने, जाना है तो चल जा, घड़ी मत देख, तुमसे ज्यादा जल्दी मेरे को रहती है जाने की। दो डिफरेंट स्पीशीज को कंबाइन करिए और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कीजिए। डिफरेंट स्पीशीज है, स्टार्टिंग में आप किसको कंबाइन कर रहे हो? डिफरेंट स्पीशीज को। दो डिफरेंट स्पीशीज को कंबाइन करिए, एक नई स्पीशीज बनाइए, और जो नई स्पीशीज बनेगी उसको बोला जाएगा हाइब्रिड स्पीशीज। कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग में आपको दो डिफरेंट स्पीशीज लेनी है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उस एग्जांपल से हम इसको पूरे को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि
हमें पिंक कलर का फॉर्मेशन करना है। किसका? पिंक कलर का फॉर्मेशन करना है। तो कौन कौन से कलर लें? रेड एंड व्हाइट, राइट। रेड एंड व्हाइट कलर लेते हैं तो हमने व्हाइट कलर लिया 3 kg, ठीक है, और रेड कलर लिया 1 kg। 3 kg व्हाइट और 1 kg रेड, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारे सामने जो नया कलर बना वो कौन सा बना? पिंक कलर, राइट। स्टार्टिंग में हमने रेड कलर लिया, व्हाइट कलर लिया, और जो नया कलर बना पिंक कलर, वो पिंक कलर को हम बोलेंगे हाइब्रिड कलर। क्या बोलेंगे उसको? हाइब्रिड कलर। बात आई समझ में? अच्छा, स्टार्टिंग में आपने दोनों कलर डिफरेंट लिए थे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, दोनों, और दोनों डिफरेंट स्पीशीज को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आपके सामने कलर आया पिंक कलर, और जो पिंक कलर आया वो हाइब्रिड कलर है। वो कौन सा कलर है? हाइब्रिड कलर है। आई बात समझ में? अब स्टार्टिंग में आपने व्हाइट कलर तो लिया 3 kg, कितना, और रेड कलर लिया तो 3 kg तो व्हाइट है और रेड है 1 kg। दोनों को मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके कौन सा कलर बनाया? और पिंक कलर बनाया। पिंक कलर बनाया तो पिंक कलर की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी? 4 kg होगी। 4 kg होगी, बन गया पिंक कलर। पिंक कलर इज अ हाइब्रिड कलर। अब उस पिंक कलर को हमने वॉल पे पेंट कर दिया। वॉल पे पेंट कर दिया। अब वॉल पे पेंट करने के बाद में हमसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे रूम में कौन सा कलर है, तो आप क्या बोलोगे? पिंक कलर बोलोगे। ये तो नहीं बताने बैठोगे ना कि मैंने रेड को इतना मिक्स करा, व्हाइट को इतना मिक्स करा, फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करा, मिक्स करने के बाद में फिर मैंने ऐसे पेंट करा तो थोड़ा सा लाइट पिंक आया, फिर मैंने थोड़ा सा रेड मिलाया। ऐसे तो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नया कलर बना है पिंक कलर, उस कलर के अंदर पुराने कलर्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। अब आप जो बोलोगे वो यही बोलोगे कि ये कलर कौन सा है? पिंक कलर। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने रेड को मिक्स किया, व्हाइट को मिक्स किया, फिर ऐसे ऐसे करके मिक्स किया, मशीन से मिक्स किया, फिर इसको पोता, पोतने के बाद में ऐसा हुआ। तो सिंपल बात यह है कि जो भी पिंक कलर आया है, उस पिंक कलर के अंदर पुराने कलर्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। ये पूरी कहानी समझ में आई? अब इसी को अपन यहां पे यूज में लेते हैं। समझना ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमने बोला है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज को मिक्स कर दें। अब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा कि यहां पर एक तो है एस, एक तो है एस। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? चारों बॉन्ड लेंथ को इक्वल करना। यहां पर एक तो है एस और पी कितने हैं? 3। एस कैसा होता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। और पी कैसा होता है? डंबल। यानी एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अरे हाँ या ना? एस स्फेरिकल है और पी डंबल है, यानी दोनों का शेप डिफरेंट है, यानी कि दोनों स्पीशीज कैसी है? डिफरेंट है। और अगर दोनों स्पीशीज डिफरेंट है तो दोनों स्पीशीज को हम कंबाइन कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो हमने यहां पर क्या करा कि एस और पी इन दोनों को कंबाइन किया। अब कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर एस तो कितना है? 1। एस तो कितना है? 1। और पी कितने हैं? 3। पी कितने हैं? तो हम जो नए ऑर्बिटल बने हैं उसको क्या नाम देंगे? sp3। sp3 क्या दिखा रहा है? sp3 दिखा रहा है कि एक तो है s और p कितने हैं? एक तो है s और p कितने हैं? और जो नया ऑर्बिटल बना है अब उसको हम क्या बोलेंगे? sp3। बात आई समझ में? अब अगर हमसे पूछा जाए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे इसको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट? क्योंकि किसके कॉम्बिनेशन से बना है? एक तो s और p 3। अगर हमसे पूछा जाए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बने? आप सुनो बात को। आपने 3 kg क्या लिया था? व्हाइट। 1 kg, और टोटल पिंक कलर बना कितना kg? 4 kg। यानी आपने इनिशियली 4 kg लिया, 3 kg व्हाइट, 1 kg, 3 kg व्हाइट, 1 kg रेड, टोटल कितना लिया? 4 kg। 4 kg। और जो पिंक कलर बना वो भी कितना बना? 4 kg। यानी इनिशियली आपने जितनी क्वांटिटी ली है फाइनली उतनी क्वांटिटी बनेगी, बनेगी। लेकिन जो क्वांटिटी बने उसका नाम हमने क्या रखा? पिंक कलर। क्या नाम रखा? तो इसी तरीके से यहां पर एस और पी के कॉम्बिनेशन से
जो ऑर्बिटल बना उसका नाम हमने रखा है sp3। और अगर हमसे पूछा जाए कितने बनेंगे तो हम बोलेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो कितने ऑर्बिटल, एक एस और 3p, टोटल 4। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4। तो sp3 तो केवल उसका नाम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एस 3p के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कितने तो आप क्या बोलोगे, 4। तो sp3 हाइब्रिडाइज कितने ऑर्बिटल बने, 4। 1sp3, 2sp3, 3sp3, 4sp3। राइट। साइड एटम कौन था, हाइड्रोजन। साइड एटम हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन अपने पास अपने साथ क्या लाया था, 1s1, 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 1s1। राइट। अब यहां पे इनकी आपस में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, है ना। और ओवरलैपिंग होने के बाद में इस ओवरलैपिंग का नाम sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s। सारी ओवरलैपिंग, सारी ओवरलैपिंग सेम, तो सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड एंगल भी, सब कुछ आया समझ में, पक्का, कोई डाउट, श्योर। तो लिखो फिर पॉइंट। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जैसा कि देखने में ऐसा लग रहा होगा एस और पी ऐसे कैसे कंबाइन हो गए, ऐसे कैसे इनको मिक्स कर दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये पॉलिंग ने दिया था, ठीक है। और ये टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया ना उसको भी समझ में नहीं आया कि मैंने एस और पी को कैसे मिक्स किया, ठीक है। तो उसके भी समझ में नहीं आया, तो अपने भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी इतनी ज्यादा है कि इसका कोई ड्रॉबैक अभी तक नहीं मिल पाया। और सभी स्ट्रक्चर को ये प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन करता है तो इसे ही क्या मान लिया गया, कॉन्सेप्ट मान लिया गया। जब इसके ड्रॉबैक आएंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल सुपर हिट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बात। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, पहले कौन सा बना लिया था, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, इसके अंदर बना लिया तो यहां तक का फोटो बना लो, आगे मत लिखना कुछ भी, बस यहां तक। बस अभी 5-10 मिनट में छोड़ दें। बना लिया डायग्राम, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर लिखना है ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी के अंदर, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी के अंदर लिखना है, डायग्राम तुमने बना लिया, लिखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, according to VBT, in the formation of CH4, in the formation of CH4, three bond lengths are same, but one is different, ठीक है, but one is different, and actual structure of CH4 and actual structure of CH4 and actual
structure of CH4, all bond lengths are same. All bond lengths are same. So it is मत करना. So it can't explain by VPT. So it can't explain by VPT. ठीक है. अब उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग लिखो. हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग लिखो. पहली बार मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, वो भी इसलिए लिया है क्योंकि टॉपिक को बीच में स्किप नहीं कर सकते, पूरा एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा. वो क्या अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर लिखो. कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ में. फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ intermixing of different shape. It is a intermixing of different shape and almost equal energy orbitals, and almost equal energy orbitals to form new orbitals, which have same shape, and same energy, These new orbitals, नहीं इसी में, these new orbitals are called hybrid orbitals. And this process is called hybridization. देखो डेफिनेशन समझना एक बार और. हमने स्टार्टिंग में लिखा है इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप का मतलब कि एस स्फेरिकल, पी डंबल, एंड ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स. ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि हमें ये बात तो मालूम है कि 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इनकी एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम है ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लिखा है ऑलमोस्ट, लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 2s के साथ में आप 3s की करो, 2s के साथ में 3p की करो, 2s के साथ में 3d की करो. इंटरमिक्सिंग किसकी कर रहे हैं हम, सेम शेल वालों की. तो एनर्जी का डिफरेंस तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, राइट. इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई, नए ऑर्बिटल बने. कौन बने, sp3 sp3 sp3. चारों के चारों सेम है, सेम है तो एनर्जी भी सेम, लेंथ भी सेम, शेप भी सेम. इसी को क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन. बात आई समझ में. सेकंड पॉइंट, बोतलें गिरने लगी. सेकंड पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट, अच्छा ये बताओ कि पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ या पहले हाइड्रोजन अटैच हुए. पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, फिर उसके बाद में आके हाइड्रोजन अटैच हुए, राइट. तो लिखो सेकंड पॉइंट, इट इज द प्रोसेस before bond formation. हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है, ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो, बहुत सारे पॉइंट है इसमें.
थर्ड पॉइंट लिखो। जैसे यहां पर हमने बोला कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो 4 ही क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो लिखो थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, number of atomic orbitals participate in hybridization equal to number of hybrid orbitals are formed। क्लियर? अच्छा ये बताओ कि किसके ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है, कार्बन के या हाइड्रोजन के, यानी सेंट्रल एटम के या साइड एटम के? तो लिखो, इन हाइब्रिडाइजेशन only central atoms atomic orbital atomic orbitals can intermix केवल किसके इंटरमिक्स होंगे, सेंट्रल एटम के ही हो सकते हैं, साइड एटम के नहीं हो सकते, राइट? अच्छा ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये किसकी इंटरमिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन ही यही लिखी है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, it is a intermixing of orbitals, so vacant orbital half filled, or fulfilled can participate, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं, अब आगे पे नेक्स्ट टर्न पे इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बाकी नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। प्रतिज्ञा कर लो रे।